तो बेटा आज के लेक्चर में अपन क्या शुरुआत करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हम लोगों ने बेसिक सीरीज पढ़ ली पहली वाली। तो पहली सीरीज कौन सी पढ़ी हमने, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और वो आसान इसलिए भी था क्योंकि वो अपने अपने फाउंडेशन ईयर्स में पढ़ रखा है। दूसरा जो है दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में लिखूँ तो 2, 4, 8, 3, 32, 64। बताओ यहाँ पर हम ऐड कर करके बढ़ रहे हैं कि मल्टीप्लाई कर करके मल्टीप्लाई कर करके बढ़ रहे हैं। जब मल्टीप्लाई कर करके बढ़ते हैं तो हम एक तरीके से तो जीपी कह सकते हैं। बताओ यहाँ पर एक बाद वाली टर्म को अगर अपनी पिछली वाली टर्म से डिवाइड करें, एक बाद वाली टर्म को अपनी पिछली वाली टर्म से डिवाइड करें, टीएन को किससे डिवाइड करें, tn-1 से एक बाद वाली टर्म को अपनी पिछली वाली टर्म से डिवाइड करें, तो जो रेशियो आता है उसको r से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, r से। बताओ व्हाट इज 4/2, 2, व्हाट इज 8/4, व्हाट इज 16/8, व्हाट इज 32/16, व्हाट इज 64/32। तो अगर ये रेशियो कांस्टेंट आए, अगर ये रेशियो क्या है कांस्टेंट, तो हम इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। जैसे पिछली बार डिफरेंस कांस्टेंट था एपी में, तो हम क्या बोलते थे, कॉमन डिफरेंस। तो किसी भी जीपी के अंदर हमें बेसिकली ये देखना है, अगर मुझे जीपी के बारे में 2 या मैक्सिमम 3 चीजें पता चल जाए तो फिर जीपी का हर क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे एपी में होता था। बताओ व्हाट डज ए डिनोट्स, फर्स्ट टर्म। ए यहाँ पे भी क्या डिनोट करता है, फर्स्ट टर्म। बेटा फर्स्ट टर्म यहाँ पर इस एग्जाम्पल में क्या है, 2। बताओ यहाँ पे आर क्या डिनोट करता है, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो इसलिए मतलब कि भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करोगे तो रेशियो सेम ही आएगा। बताओ यहाँ पर रेशियो कितना है, 2। यहाँ पे रेशियो कितना है, 2। एंड व्हाट डज एन डिनोट्स, नंबर ऑफ टर्म्स। बता सकते हो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आपके नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, 6। वहीं अगर मैं इसकी जगह एक दूसरा एग्जांपल देता, सपोज यू हैड 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/60, 1/32, 1/60। बताओ क्या ये है, ये एक वो इंक्रीजिंग जीपी है तो ये डिक्रीजिंग जीपी है। बताओ इसमें ये जीपी है जैसे तुमने बोला, बताओ इसका ए क्या है, 1। बताओ आर क्या है, 1/2, क्योंकि कॉमन रेशियो क्या है, बाद वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से डिवाइड करोगे, तो 1/2 को 1 से डिवाइड करोगे तो रेशियो कितना आएगा, 1:2। बेटा 1/4 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो क्या रेशियो आएगा, 1:2। तो आर इसका 1/2। और बताओ इसके नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो, 6, 7 है, 7 है, सॉरी। पहले एग्जाम्पल में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, 7। तो सबसे पहला काम तो ये है कि जब मेरे पास सामने एक जीपी आए, मुझे पहचान में आ जाए कि ये जीपी है। उसका सिंपल सा कंसेप्ट है कि मैं बाद वाली टर्म को हर जगह पीछे वाली टर्म से डिवाइड करूंगा। अगर वो रेशियो क्या आ गया, कांस्टेंट, वो रेशियो क्या आ गया, कांस्टेंट, तो ये सीरीज क्या कहलाएगी, जीपी। लिख लें फटाफट। अब जीपी की जनरल टर्म लिखेंगे हम। जैसे ये बेटा इसके टॉपिक एग्जैक्टली वैसे हैं तो हमने एपी में पढ़े थे। एपी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, जनरल टर्म ऑफ अ एपी। तो यहाँ पे भी जनरल टर्म ऑफ अ जीपी आएगा। फिर हमारा अगला क्या था, एक मिनट इसको एडजस्ट करना। अगला क्या था हमारा, सम ऑफ द लेन टर्म्स ऑफ अ एपी। वैसे यहाँ पे भी सम ऑफ द लेन टर्म्स ऑफ अ जीपी होगा। वहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ एपी थी, यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी होंगी। वहाँ पर हमारे पास वो था अरिथमेटिक मीन, तो यहाँ ज्योमेट्रिक मीन। एग्जैक्ट सेम टू सेम टॉपिक्स जो आप लोगों ने वहाँ पढ़े हुए हैं एपी में, वो एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट सेम टॉपिक्स यहाँ पे भी आने वाले हैं जीपी में। स्टार्ट। तो अगर तो तुमसे बोलूं कि एक जनरल जीपी की टर्म्स दिखने में कैसी होंगी, तो जीपी की जो सबसे पहली टर्म होगी उसको तो हम ए मानेंगे। तो अगली टर्म कैसे आएगी, ए इंटू आर करके। फिर अगली टर्म क्या आएगी, ए आर स्क्वायर करके। अगली टर्म कैसे आएगी, ए आर क्यूब। अगली टर्म ए की आर के पावर एन सो ऑन। मतलब आप देख सकते हो कि ये हमारी पहली टर्म है, ये हमारी
सेकेंड टर्म है, ये हमारी थर्ड टर्म है, ये हमारी फोर्थ टर्म है, ये हमारी फिफ्थ टर्म है। एक चीज नोटिस करना, फोर्थ टर्म में आर कितनी बार मल्टीप्लाइड है? 3 बार। बताओ थर्ड टर्म में आर कितनी बार मल्टीप्लाइड है? 2 बार। बताओ फिफ्थ टर्म में आर कितनी बार मल्टीप्लाइड होगा? 4 बार। तो हमारा पहला फॉर्मूला आता है ऑब्जर्व करके टीएन का। टीएन मतलब nth टर्म ऑफ अ जीपी या फिर जनरल टर्म ऑफ अ जीपी। बताओ क्या फॉर्मूला होगा? ए आर की पावर n माइनस वन। और देखो ध्यान से देखने वाले, एपी से इसको कंपेयर करें तो जीपी में मल्टीप्लाई कर करके बढ़ते हैं और एपी में हम ऐड कर करके बढ़ते हैं। तो एपी की जनरल टर्म क्या थी? ए प्लस n माइनस वन डी। वहां पे डी कितनी बार एडिड है? n माइनस वन टाइम्स। यहाँ पे r कितनी बार मल्टीप्लाइड है? n माइनस वन टाइम्स। तो लिख लें। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया कि व्हाट इज जनरल टर्म ऑफ अ जीपी? जनरल टर्म ऑफ जीपी हमारा फॉर्मूला आ गया ए आर की पावर n माइनस वन। ये हमारी nth टर्म होगी। यहाँ पे व्हाट डज द a डिनोट्स? द फर्स्ट टर्म। व्हाट डज r डिनोट्स? कॉमन रेशियो। एंड व्हाट डज n डिनोट्स? नंबर ऑफ टर्म। जो कौन सी वाली टर्म आपको निकालनी है, कौन सी वाली टर्म आपको निकालनी है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, है तो बहुत ही फॉर्मूला ड्रिवन और इसीलिए अपन ने इसको एज अ फर्स्ट टॉपिक पिक किया है। तो फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग ने पिक किया है वो इसीलिए पिक किया है इसको, सीक्वेंस एंड सीरीज को इन 11th, क्योंकि ये एक तरह से बहुत ही फॉर्मूला ड्रिवन टॉपिक है बहुत हद तक, है ना। अगर हमें फॉर्मुलेज आते हैं तो बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन तो एकदम फॉर्मूला ड्रिवन ही होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लिखें, लिखें क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द जीपी, विच टर्म ऑफ जीपी, जीपी है 1, 1/2, 1/4, 1/8 एंड सो ऑन इज 128, इज 1/128। तो आपको बताना है क्या बताना है आपको? आपको बताना है कि ये जो जीपी है, बताओ जीपी को ऑब्जर्व करो, बताओ जीपी का ए क्या है? 1। बेटा इसका कॉमन रेशियो क्या है? 1/2। अब तुम्हें ये बताना है कि जीपी में 1/128, 1/128 कौन सी टर्म होगी। तो मैं कैसे स्टार्ट करूंगा? लेट nth टर्म भी 1/120। बताओ nth टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला अभी हमने देखा, ए आर की पावर n माइनस वन इज 1/128। बताओ ए क्या है इस क्वेश्चन का? 1। तो यहाँ से क्या आएगा? 1 इंटू, ये तो आर की पावर n माइनस वन ही बचेगा, 128। कितने लोगों को दिख रहा है? ये जो आर है वो भी हमें मालूम है, आर है वो भी हमें मालूम है। बताओ आर क्या है इस क्वेश्चन का? आर क्या है इस क्वेश्चन का? 1/2। तो 1/2 की पावर n माइनस वन। अब क्योंकि एक्सपोनेंशियल है तो दोनों तो हम सेम बेसिस बनाने की कोशिश करेंगे। तो लिखते हैं 1/2 की पावर n माइनस वन। व्हाट इज 128? 1/2 की पावर 7। ठीक है ना। तो कंपेयर करो, बेस सेम, पढ़ चुके हैं एक्सपोनेंशियल में, बेस सेम तो पावर सेम। तो n की वैल्यू क्या आएगी? 8। तो मतलब हमारा आंसर क्या होगा कि इस जीपी की 1/128 कौन सी टर्म होगी? 8th टर्म। एक और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करते हैं। इट वुड बी दी 8th टर्म। अगला क्वेश्चन इजी सा है ये तो। शुरुआत के जो क्वेश्चंस हैं जीपी वो ऑलमोस्ट एपी जैसे ही हैं। अरे इस एपी की ये वाली टर्म बता दो, हाँ जीपी की ये वाली टर्म बता दो, सम निकाल दो, एक्जैक्टली वही सेम चीज। देखिए अगला, देखें अगला क्वेश्चन लिखें, फाइंड जीपी, फाइंड द जीपी फॉर विच sum of first two terms, sum of first two terms is -4 and the fifth term is 4 times the third term, is 4 times the third term। बताओ मैंने आपको बताया था
कभी भी कोई बोलता है कि कोई सीक्वेंस बताओ तो हमें शुरुआत की कितनी टर्म्स बता देनी चाहिए, 3, और एहसान करके हम कितनी टर्म्स बता देते हैं, 4। तो हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले उस क्वेश्चन में उसने डिक्लेयर कर रखा है कि जो मेरी सीरीज है वो क्या है, जीपी। बताओ इस जीपी के बारे में ना तो उसने ए दे रखा है ना आर दे रखा है, और यही है क्वेश्चन का अगला लेवल कि मैं अगर आपको ए और आर परोस के दे दूं किसी क्वेश्चन के अंदर, कि जीपी का ए बता दूं फर्स्ट टर्म, आर बता दूं कॉमन रेशियो, तब तो उस जीपी के बारे में आप सब कुछ बता ही दोगे। तो मैं आपको डायरेक्टली ना बताकर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं एक क्वेश्चन के अंदर कि आप मुझे बताओ, तो ये सब तो पक्का है, अगली बार से लिखूंगा नहीं, ये तो आपको ऑब्वियस है। लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए एंड कॉमन रेशियो इज इक्वल टू आर। बात तो पक्की है कि अगली बार से जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये तो अज्यूम करना ही होगा। बताओ हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? पहली चीज गिवन है कि सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स इज -4। तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम कितना है, -4। और क्या दे रखा है, द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। तो ये दो कंडीशन हमें दे रखी हैं, इसे हम ए भी निकाल लेंगे और आर भी निकाल लेंगे। बताइए पहले इस वाली कंडीशन शुरुआत करते हैं। बताओ फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, ए आर की पावर 4 है ना, और थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, ए आर की पावर 3 - 1 विच इज 2। ए से ये कैंसिल हो जाएगा है ना, आर जीरो तो हो नहीं सकता क्योंकि आर जीरो हो गया तो सारी टर्म्स ही विनाश हो जाएंगी, फिर तो सब भी टर्म्स जीरो हो जाएंगी, तो सबका सम भी जीरो ही आएगा। तो ये सब जो कंडीशन है वो तो आर क्योंकि जीरो नहीं हो सकता तो आर को कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 आ गया। बताओ आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 4। यहाँ से आर की दो वैल्यूज आ रही हैं, +2 एंड -2, इसको साइड में लिख लेते हैं। आर की दो वैल्यूज आ रही है, +2 एंड -2। चलिए अगला बढ़ते हैं। फिर उसने क्या बोला कि जो पहली टर्म है और जो सेकंड टर्म है इस वाली कंडीशन वर्क करते हैं। बताओ जो पहली टर्म है उसका फॉर्मूला क्या है, तो ए ही होता है, और सेकंड टर्म क्या होता है, ए आर। ये कितना है, -4। तो यहाँ से ए 1 + आर इज इक्वल टू कितना, -4। अब यहाँ से दो ब्रांचेज निकलेंगी। दो ब्रांचेस क्यों निकलेंगी, क्योंकि आर की दो वैल्यूज एक्सपेक्टेड है ना, तो दो ब्रांच आएंगे। अब केस नंबर 1, अगर मैं आर को क्या मान लूँ, 2। बेटा अगर मैं आर को 2 मान लूँगा, यहाँ पुट कर दूँ एक्सप्रेशन में, आर को 2 डाल दो। व्हाट इज 1 + 2, 3। ए की वैल्यू क्या आएगी, -4/3। और अगर केस 2 की बात करें, आर को मैं -2 डाल देता हूँ, तो अगर मैं आर को -2 डालूंगा तो 1 - 2 -1, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आएगी 4। वेरी गुड, ए की वैल्यू क्या आएगी 4, क्योंकि माइनस कट जाएगा। तो इसका मतलब मेरे दो आंसर्स एक्सपेक्टेड है। बताओ पहला आंसर क्या एक्सपेक्टेड है, जब मेरा ए क्या होगा, -4/3, और आर क्या होगा 4। तो हमको कितनी टर्म्स लिखनी है, ए कितना होगा -4/3 और आर कितना होगा 2। बताओ दूसरा केस क्या एक्सपेक्टेड है, जब ए क्या होगा 4 और आर क्या होगा -2। तो मेरे दो आंसर्स होने चाहिए। तो मेरे दो आंसर्स क्या होंगे, केस 1 का आंसर क्या होगा, बेटा केस 1 का ए क्या था, -4/3। केस 1 से अगर ए मेरा -4/3 है और आर क्या है मेरा 2, मेरा केस नंबर 1 है। बताइए पहली टर्म क्या होगी, -4/3। अगली टर्म क्या होगी, आर मल्टीप्लाई करते जाओ तो अगली टर्म क्या आएगी, -8/3। अगली टर्म क्या आएगी, -16/3, और एक और लिख देते माइनस एंड सो ऑन। पर अगर दूसरा वाला केस लूं, यहां पर ए क्या है 4 और आर क्या है, ए 4 है और आर क्या है -2। बताओ पहली टर्म क्या होगी 4, अगली टर्म क्या होगी -8, फिर -2 से मल्टीप्लाई करो तो अगली टर्म क्या आएगी 16, अगली टर्म क्या होगी एंड सो ऑन। तो देयर आर टू आंसर्स व्हिच आर एक्सपेक्टेड फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो ये मैंने जनरल टर्म ऑफ अ जीपी पे, जनरल टर्म ऑफ अ जीपी पे एक सिंपल सा क्वेश्चन कर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, करें आगे, पीछे वाली साइड देखें, फिर बता देना। तो ए भी आ गया और आर भी आ गया। ए और आर की दो पॉसिबिलिटीज थी, इससे दो आंसर्स आए, है ना। ए और आर की दो पॉसिबिलिटीज थी, इससे दो आंसर्स आए। अगली साइड पे चलें। तो ये हमारे दो आंसर्स थे, दोनों आंसर्स लिखने पड़ेंगे। बेटा अभी के लिए तो क्वेश्चन था, इससे दोनों आंसर्स लिखने ही पड़ेंगे आपको। पर लेकिन याद रखना जेई में कुछ ना कुछ एक एडिशनल कंडीशन दे रखी होगी। उस एडिशनल कंडीशन से हो सकता है जैसे वो कह दे
कि द फर्स्ट टर्म इज नॉन नेगेटिव, तो अगर वो कहते हैं कि फर्स्ट टर्म इज नॉन नेगेटिव तो ये वाला केस ओमिट हो जाएगा, फिर इसी केस का आंसर देंगे। या फिर कहते कॉमन रेशियो इज पॉजिटिव, फिर वही वाला आंसर देंगे। तो डिपेंड करेगा, वो क्वेश्चन में कोई ना कोई एडिशनल कंडीशन दे देगा, और अगर मल्टीपल करेक्ट होगा फिर तो दोनों ही आंसर्स हमें देने होंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। लिखें अगला जो टॉपिक है दैट इज सम अप टिल n टर्म्स ऑफ अ g, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ, बताओ सम अप टिल n टर्म्स को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं? Sn से। सम अप टिल n टर्म्स को हम कैसे डिनोट करते हैं? Sn से। यू हैव टू फाइंड द सम अप टू n टर्म्स ऑफ अ जीपी। अब बेटा थोड़ी देख लियो, बोर्ड पे देखना, इसका प्रूफ अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर याद है मैंने अगर आपको प्री कैप लिखवाया था, जाके देखो जब मैंने चैप्टर शुरुआत किया था तो मैंने प्री कैप लिखवाया था, उसके अंदर एक मेथड था जब ये सीक्वेंस सीरीज चैप्टर चालू किया था, अभी नहीं, जब सीक्वेंस सीरीज का चैप्टर चालू किया था मैंने, तो आपको एक प्री कैप लिखवाया था कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें करने थे। उस टॉपिक उस प्री कैप के अंदर एक टॉपिक का नाम था मेथड ऑफ डिफरेंस। क्या था? जब मैंने लिखवाया था ना कौन कौन से टॉपिक्स करेंगे हम लोग इसके अंदर, तो उसमें एक टॉपिक का नाम क्या है? मेथड ऑफ डिफरेंस। उसके एमओडी लिखवाया था, एमओडी, है ना। तो इसके अंदर बेसिकली हम वो प्रोसेस करके दिखाने वाला हूं मैं आपको। वो अलग बात है कि अभी तो आपको जीपी के फॉर्मूले को याद करके रखना ही पड़ेगा, पर लेकिन अभी से ही हम लोग वो मेथड ऑफ डिफरेंस इंट्रोड्यूस कर देते हैं। बताओ सम टिल n टर्म्स का मतलब क्या होता है? इट इज t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टिल tn। और क्योंकि मुझे आगे जरूरत है तो मैं इसको सिग्मा फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। और बताइएगा कि आपको ये चीज समझ में आती है? मैं बता चुका हूँ आपको, सिग्मा का इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ आपको। बताओ हु इज द काउंटर ऑफ सिग्मा? आई की लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट n, और यहाँ ti लिखा है तो i को 1 डालूंगा तो आएगा t1, फिर t2, फिर t3 अप टिल tn। अब मुझे इसका सम निकालना है, तो यहाँ देखेंगे फर्स्ट टर्म a होती है, अगली टर्म क्या होगी? ar, अगली टर्म क्या होगी? ar स्क्वायर एन सो ऑन, और लास्ट टर्म क्या होगी? ar की पावर n-1। मुझे ये सम निकालना है, मुझे ये सम निकालना है, मुझे Sn की वैल्यू चाहिए। अब सुनना बड़े ध्यान से, व्हाट इज द कॉमन रेशियो? इसको सीरीज नंबर 1 मान लेते हैं, इसको सीरीज नंबर 1 मान लेते हैं। मतलब व्हाट इज द कॉमन रेशियो ऑफ द सीरीज? r, अभी दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? r से। तो ये इक्वेशन को थ्रू आउट r से मल्टीप्लाई कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड भी r से मल्टीप्लाई होगी और राइट हैंड साइड भी r से मल्टीप्लाई हो जाएगी। भाई दो लोग बराबर हैं, तो अगर दोनों तरफ एक ही चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन तो सेम ही रहेगी। तो मैंने दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दिया? r से। व्हाट इज r? द कॉमन रेशियो। तो बताओ ये क्या बन जाएगा? r इंटू Sn। और यहाँ पे सारी टर्म्स किससे मल्टीप्लाई होंगी? r से। अब बताओ पहली टर्म जब r से मल्टीप्लाई होगी तो पहली टर्म a क्या बन जाएगी? ar। थोड़ा खिसका खिसका के लिखना, अरे खिसका के लिखने का तो कुछ लगता नहीं है ना, बस लिखने का स्टाइल है। कई लोग तो वैसे भी कई बार जब कॉपी में लिखते हैं, तुमने ध्यान देखा होगा, वो लाइन्ड कॉपी में भी टेढ़ा लिखते हैं, लाइन्ड कॉपी में भी टेढ़ा लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या जानबूझ के एक एक टर्म खिसका के लिख रहा हूँ। तो बताओ a जब r से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? ar। बता ar जब r से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? ar स्क्वायर एन सो ऑन। क्योंकि सारी टर्म्स खिसकी हैं तो ये वाली टर्म ये एक कदम आगे खिसक जाएगी और ये क्या बन जाएगी? ar की पावर n। क्या इस बात से सहमत है? हुआ कुछ नहीं, मैंने एक तरीके से क्या किया, मैंने दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी आपके लिए नया है, मैंने पहले ही बोला है, कोई चीज कॉम्प्लेक्स है इसके लिए मतलब नहीं कि वो मुश्किल है, इट्स जस्ट दैट कि वो आप पहली बार इस तरह की कलाकारी कर रहे हो। तो मैंने ऊपर वाली सीरीज में, मुझे याद रखना मुझे निकालना क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, क्या निकालना है मुझको? Sn। तो मैंने दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दिया? यहाँ पर r से। अब मैं क्या करने वाला हूं, जानबूझ के जब मैंने राइट साइड की हर एक टर्म को r से मल्टीप्लाई किया तो एक एक टर्म खिसका के लिख दिया। बताओ यहां से यहां तक कितनी टर्म्स हैं? n टर्म्स ही हैं, वो तो एक टर्म आगे खिसक गई। अब ऊपर वाली सीरीज में से नीचे वाली सीरीज को माइनस कर दो। कर सकते हैं, तो करते हैं, पॉलिनोमियल्स में भी किया था हमने, जब डिवीजन करते हैं तो ऊपर वाली सीरीज में से नीचे वाले को माइनस कर दें। इससे फायदे को ar से ar कट जाएगा, ar स्क्वायर से ar कट जाएगा, ये सारी टर्म्स कट जाएंगी। बताओ लेफ्ट साइड में क्या बचेगा? लेफ्ट साइड में बचेगा Sn माइनस r Sn इज इक्वल टू, इस a के नीचे कुछ बचा नहीं था, a माइनस यहाँ पे इकलौती एक टर्म क्या बची? a r की पावर n। यहां से आप देख सकते हो Sn कॉमन निकल जाएगा और आपके पास आएगा 1 माइनस आर, और यहाँ से a कॉमन आएगा, आपके पास आएगा 1 माइनस आर की पावर n। बेटा Sn का एक्सप्रेशन मुझे चाहिए था, उसका फॉर्मूला आ जाएगा, इट इज a इंटू 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस, लिख लो।
अब ये प्रूफ जैसे मैंने कहा अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर बेटा ये तो मेथड है, तो आगे चल के तो सीखना ही है। बताओ इस मेथड को क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस में क्या करते हैं, जिस सीरीज का सम निकालना होता है उसके अंदर कुछ मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो बाद में देखेंगे क्या करते हैं, क्या उसकी ट्रिक होती है। अभी याद रखना, मैंने इस पूरी सीरीज को किससे मल्टीप्लाई कर दिया था? आर से। तो लेफ्ट साइड की एसएन भी आर से मल्टीप्लाई हो गया और राइट साइड की हर एक टर्म भी आर से मल्टीप्लाई हो गई। जस्ट बिकॉज, मैं तो खिसका के क्यों लिखा था? जस्ट बिकॉज ए आर के नीचे ए आर दिखे और कैंसिल करते समय आपको बढ़िया से फीलिंग आए, इसके लिए मैंने थोड़ी थोड़ी टर्म्स खिसका के लिख दी। मैंने ऊपर वाली सीरीज में से नीचे वाली सीरीज को माइनस कर दिया, तो एसएन का एक्सप्रेशन सम अप टिल एन टर्म्स ऑफ जीपी, ये क्या है? सम अप टू एन टर्म्स ऑफ जीपी। sum up to n terms of GP. ये दो क्वेश्चंस करेंगे, जैसे सम का फॉर्मूला लगाना हमें आ जाए। देख लो बेटा, देख लिया। अब फॉर्मूला याद करना बेटा, यहाँ पे ए कौन डिनोट करता है? वो जीपी का फर्स्ट टर्म। बेटा यहाँ पे आर क्या डिनोट करता है? वो जीपी का कॉमन रेशियो। और यहाँ पे एन क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी टर्म्स का आपको सम निकालना है, कितनी टर्म्स का आपको सम निकालना है, ये वो डिनोट करता है। चलिए आगे देखें, क्लियर है? तो कॉपी कर लो फटाफट बेटा, नोट्स तो बनाने ही बनाने। मैं आपको बोला था ना, चाहे लेक्चर कितना भी रिकॉर्ड हो रहा हो, आप बाद में उसको वापस कितना भी कंसल्ट कर सकते हो। जब तक आप अपने हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाओगे ना, तब तक क्या है, क्लास के अंदर अटेंटिविटी आपकी जीरो रहेगी। फिर आप अभी देखोगे थोड़ी देर भूल जाओगे। मेक श्योर करना कि आपको ये सारी चीज़ें एकदम लिखी हो। चलिए अगला देखते हैं। तो बताइए अभी तक हम किस नतीजे पहुंचे हैं? बेटा एक जीपी की पहली टर्म ए से डिनोट करती है, अगली टर्म क्या होती है? ए आर। अगली टर्म क्या होती है? ए आर स्क्वायर। अगली टर्म क्या होती है? ए आर क्यूब। हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर करके बढ़ते हैं। मतलब इस जीपी की एन टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया? ए आर की पार, और हमारे सम अप टिल एन टर्म्स का भी फॉर्मूला आ गया हमारे पास। बताओ व्हाट इज द सम अप टिल एन टर्म्स का फॉर्मूला? ए 1 माइनस। अब सोचो, अगर मैं ऊपर से माइनस कॉमन निकाल लूं तो ये क्या बन जाएगा? आर की पावर एन माइनस 1, और नीचे से ही माइनस एन कॉमन निकाल लूं तो नीचे आर माइनस 1 आएगा। दोनों के माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला इस तरह भी तो लिखा जा सकता है। याद रखना ये दोनों फॉर्मूले हैं तो सेम ही। अगर तुमने ऊपर आर बाद में लिखा है तो नीचे भी आर बाद में ही लिखना। अगर ऊपर आर आपने पहले लिखा है तो नीचे भी आर पहले लिखना। पर क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये वाला फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब आर का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा होता है, क्योंकि अगर 1 से छोटा होगा तो हमको दिखने में अच्छा लगेगा। 1 माइनस आर एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। और ये वाला फॉर्मूला हम जनरली तब लगाते हैं जब मैग्नीट्यूड ऑफ आर 1 से बड़ा हो, है ना? मैग्नीट्यूड ऑफ आर 1 से बड़ा हो। अब एक बच्चा ये पूछ सकता है कि सर अगर आर 1 ही हो गया तो क्या होगा? बेटा अगर आर 1 ही हो गया तो सारी टर्म्स बराबर ही आ जाएंगी, तब तो जीपी नाम मात्र की होगी, मतलब तो जीपी है ही नहीं, वो तो एक ही टर्म को आपने बार बार लिख दिया। तो अगर किसी जीपी में नॉन डिस्टिंक्ट टर्म्स है, सॉरी, अगर किसी जीपी में डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं, डिस्टिंक्ट टर्म्स, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग टर्म्स हैं, तो आर 1 तो नहीं हो सकता। क्लियर? और हमने एक छोटी चीज और देखी थी कि आर क्या होता है? टी एन अपॉन टी एन माइनस 1। और अगर ये वैल्यू क्या आ जाए? कांस्टेंट, तो पक्की बात है कि वो सीरीज क्या है? आइए हमारे मॉड्यूल से ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, हम के 2-3 क्वेश्चन करते हैं, ये फॉर्मूला लगाना आपको आ जाए। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूलेस को एक बार देख लो अच्छी तरह, है ना? बार बार देखो, क्लास के दौरान क्या करना है, हमने अभी पढ़े 2 फॉर्मूले, तो आप बस मेक श्योर करना कि आप इसे थोड़ा सा अपने पिक्चर मेमोरी में डाल लो। आप बार बार पन्ने मत पलटना, है ना? क्लास के दौरान अपनी लर्निंग करने के लिए बेस्ट तरीका है, आप नोट्स बना रहे हो,
मैंने बोला कि बेटा ये दो फॉर्मुलेस पे आप क्वेश्चंस करेंगे, तो अब इन दो फॉर्मुलेस को थोड़ा अपनी पिक्चर मेमोरी में डाल लो। अब पन्ना मत पलटना फॉर्मूला कंसल्ट करने के लिए, सीधा क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली फॉर्मूला लगाने की कोशिश करना। तो क्वेश्चन है तुम्हारे शीट का, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, फाइंड सम ऑफ 10 टर्म्स। अब जेई में, अभी इस वाले क्वेश्चन में तो कोई बात नहीं, पर जेई में तो क्या होता है, वो ये कह देते हैं फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स, मतलब टू बी वेरी प्रिसाइज है ना, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ जीपी। क्या है मेरे पास 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तुम्हें इस जीपी का सम टिल कहाँ कितने टर्म्स का निकालना है, 10 टर्म्स। तो बताओ इसके सोल्यूशन में पहले सोच के बताओ ए क्या है, 1/2। बेटा कॉमन रेशियो बताओ, वेरी गुड 1/2। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, जितने सम निकालना है 10। बताओ यहाँ जो कॉमन रेशियो है वो 1 से छोटा है, तो बताओ कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1 माइनस आर की वाला है ना। तो बताओ सम टिल 10 टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा, ए विच इज 1/2, आर विच इज 1/2 की पावर कितना 10 माइनस 1, सॉरी खुद बोल के फिर गलत लगा दिया, 1 माइनस 1/2 पावर 10 और नीचे क्या है 1 माइनस 1/2। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पर, एस एन का, ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। अभी शुरुआत में जब जब फॉर्मूला लगाऊं अब लिखते रहो, तो उससे क्या होगा, आपको रट जाएगा। बाय द एंड ऑफ द क्लास यू वुड हैव ऑलरेडी रिटन दिस फॉर्मूला 3-4 टाइम्स, तो आपको रट सा जाएगा, आपको अलग से फिर इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताइए व्हाट इज 1 माइनस 1/2, 1/2, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा S10 का, S10 वुड बी 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 10। हाँ तुम्हारा मन करे और फॉर्मूले से मैच करवाना है आपको, जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, मैंने ऑप्शन तो नहीं लिखे, तो आएगा 2 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 10। कौन बताएगा 2 की पावर 10 क्या होता है, मैंने रटने बोला था 2 की पावर 10, 1024, मैंने बोला था ना आपको 2 की सारी पावर्स रटी होनी चाहिए। बताओ 2 की पावर 1 2, 2 का 2 पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512 और 2 की पावर 10 याद। व्हाट इज 1024 माइनस 1, 1023 डिवाइड बाय 1024। ऑप्शन में तो ये लिखा हुआ था, ऑप्शंस में नहीं लिखे इस क्वेश्चन के अंदर, तुम्हारे मॉड्यूल के अंदर ऑप्शंस भी लिखे हुए हैं, वो आप देख लेना। क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग एपी में ये वाला टॉपिक नहीं था जो मैं अगला टॉपिक बताने वाला हूँ, एपी में ये वाला टॉपिक नहीं था जो अगला टॉपिक मैं बताने वाला हूँ, पर जीपी में है। बेटा जीपी दो प्रकार की होती हैं, डाइवर्जिंग जीपी और कॉन्वर्जिंग जीपी। लिखिए नेक्स्ट अगला टॉपिक है, एक टॉपिक क्या था, सम टिल 10 टर्म्स। ये टॉपिक को थोड़ा हाईलाइट कर लेना, ये एपी में था नहीं तो आप इसको पैरेलल ड्रॉ नहीं कर सकते। सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ, ये थोड़ा डिफरेंट है बेटा। सम टिल इनफाइनाइट टर्म्स को हम इस तरह डिनोट करते हैं, और मुझे नहीं लगता मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, एस के नीचे इन्फिनिटी लिख देते हैं, एस इन्फिनिटी का मतलब ही क्या होगा, सम टिल इनफाइनाइट टर्म्स। अब सोचते हैं बेटा जीपी दो प्रकार की है, पहले कोड को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। पहले एक जीपी लिख रहा हूँ, बताइएगा ये जीपी क्या है, 1 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। बताओ ये जीपी का कॉमन रेशियो क्या है, 2। कितने वो साफ साफ दिख रहा है कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं वैसे वैसे टर्म्स का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूं वैसे वैसे टर्म्स का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग जीपी सिंपल सी बात है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूं वैसे वैसे टर्म्स का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। अगर मैं इसका आंसर निकालने की कोशिश करूं तो इसमें एस एन का फॉर्मूला क्या होता है बोलो बेटा, हाँ एस एन नहीं लिखता, जो था एस एन का फॉर्मूला अभी अपन ने पढ़ा था, क्या था एस एन का फॉर्मूला जीपी का, यहाँ लिख देता हूँ। एस एन का फॉर्मूला क्या था, ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। मैंने ये वाला फॉर्मूला क्यों चुना, क्योंकि मेरा कॉमन रेशियो 1 से, तो बताओ एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होगा, एस इन्फिनिटी का ए
आर की पावर इंफिनिटी -1 अपॉन आर -1। सुनना बड़े ध्यान से, यहां पर कितने लोगों को रियलाइज हो रहा है कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है, कॉमन रेशियो का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है। तो जैसे से मैं आगे बढ़ रहा हूं टर्म्स का मैग्नीट्यूड खुद ही बहुत बढ़ते जा रहा है। तुम्हें नहीं लगता थोड़ी देर बाद तो टर्म बहुत बड़ी हो जाएगी? तुम अगर कैलकुलेटर में ट्राई करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करते जाना, थोड़ी देर बाद तो 9 डिजिट्स पूरे हो जाएंगे, तो कैलकुलेटर भी एरर थ्रो करने लग जाएगा ना। और यहाँ पे कितने टर्म्स तक का सम निकालना है? तो कितने लोग रियलाइज होता है इसमें आगे बढ़ते बढ़ते टर्म ही बहुत बड़ी हो जाएगी, तो सम टिल इनफाइनाइट कितना होगा? इन्फिनिटी। तो ये टॉपिक इस वाले केस के लिए बना ही नहीं है, क्योंकि इफ लिख लेंगे इफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज ग्रेटर देन 1, ये लिख लेना, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज ग्रेटर देन 1 इंप्लाइज सम टिल इंफिनिटी वुड बी इक्वल टू इंफिनिटी। अगर कॉमन रेशियो का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है, और बेटा इसको फॉर्मूले के रूप में मत सोचो, फील से समझो, क्या तुम्हें लगता अगर कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है, देखो कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है तो कोई भी 1 से बड़ी क्वांटिटी ले लो, 2 ले ले, बता सकते हो 2 की पावर इंफिनिटी कितना होगा? इंफिनिटी। तो ऊपर का न्यूमरेटर इंफिनिटी आएगा, तो सम भी इंफिनिटी हो जाएगा ना। तो इसका मतलब डाइवर्जिंग जीपी का सम टिल इनफाइनाइट टर्म्स निकालने को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टर्म्स इतनी बड़ी हो गई कि सम टिल इनफाइनाइट टर्म्स भी इंफिनिटी हो जाएगा। पर व्हाट हैपेंस अगर मेरे पास डाइवर्जिंग जीपी ना होकर एक कॉन्वर्जिंग जीपी हो? देखना ध्यान से, 1, 1/2, 1/4, 1/8 एंड सो ऑन। बताओ इसका कॉमन रेशियो कितना है? 1/2, जो कि किससे छोटा है? 1 से। अब इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, इसके अंदर कौन सा वाला फॉर्मूला लगाता हूं मैं? हाँ A1, इसमें जिसमें R, मैं जो फॉर्मूला लगाने वाला हूँ वो ये वाला होगा, Sn इक्वल टू A1 माइनस R की पावर n अपॉन 1 माइनस R। बस n की क्या आएगा? इन्फिनिटी। मतलब S इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होगा? A1 माइनस R की पावर इन्फिनिटी अपॉन 1 माइनस R। अब सुनना बड़े ध्यान से, मेरा जो कॉमन रेशियो है, इस जीपी का जो कॉमन रेशियो 1 से छोटा है। एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, कोई भी छोटी क्वांटिटी बताओ जो 1 से छोटी होती है। 0.5 ले लें, तो 0.5 की बार 1 क्या होता है? 0.5। व्हाट इज 0.5 का स्क्वायर? 0.25। व्हाट इज 0.5 का क्यूब? 0.125। व्हाट इज 0.5 की पावर 4? 0.0625। क्या देख रहे हो आप? जैसे जैसे पावर बढ़ा रहे हो, हम क्या एक्सपेक्ट करते थे? पावर बढ़ाने में वैल्यू बढ़नी चाहिए, पर क्योंकि आर का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है, तो जैसे जैसे मैं आर की पावर बढ़ा रहा हूं वैल्यू बढ़ नहीं रही, घट रही है। तो बताओ अगर मैं 0.5 की पावर बढ़ा बढ़ा के इंफिनिटी कर दूं, 0.5 की पावर बढ़ा बढ़ा के इंफिनिटी कर दूं, तो उसकी वैल्यू घट घट के 0 को अप्रोच करने लग जाएगी। किसको अप्रोच करने लगेगी? 0 को। लेट्स कम बैक टू दिस फॉर्मूला। तो बताओ ये चीज किसको अप्रोच करने लग जाएगी? 0। नेग्लिजिबल हो जाएगा वो तो। बताओ फाइनली हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? S इन्फिनिटी का फॉर्मूला बनेगा A अपॉन 1 माइनस आर, और ये फॉर्मूला तभी लग सकता है जब मैग्नीट्यूड ऑफ आर लेस देन 1 हो। और ये हम क्यों लिखते हैं? जस्ट टू मेक श्योर कि बच्चे को पता हो कि ये फॉर्मूला तभी लग सकता है जब मेरे पास एक कॉन्वर्जिंग जीपी हो। बेटा कॉन्वर्जिंग क्यों बोलने समझ में आ रहा है? जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूं वैसे वैसे वैल्यू घट रही है, तो कॉन्वर्जिंग कहते हैं। अब ये अभी आपके मन में अभी ना आए, पर थोड़े समय बाद आएगा कि सर ये तो आपने अप्रोक्सीमेशन किया है ना, वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, पर छोटी होकर 0 तो नहीं हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि ये जो फॉर्मूला है वो ऑलमोस्ट एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, थोड़ा सा माइन्यूट सा एरर तो होगा ही होगा। पर ध्यान से देखो, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं वैसे वैसे थोड़ी देर बाद टर्म्स एकदम नेग्लिजिबल हो जाएंगी, उनका मैग्नीट्यूड इतना नेग्लिजिबल हो जाएगा कि उनको तुम ऐड करो ना करो, उनका सम के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ही छोटा सा होगा। क्लियर है? तो व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव सीन? सम अप टिल इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। बताओ ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ कभी वैलिड होता है जब मेरी जीपी कैसी हो? डाइवर्जिंग की कॉन्वर्जिंग? कॉन्वर्जिंग जीपी में ही ये वाला फॉर्मूला लग सकता है। और कॉन्वर्जिंग जीपी में फॉर्मूला कब लगेगा? जब कॉन्वर्जिंग जीपी की पहचान क्या है कि उस जीपी का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, किसका? कॉमन रेशियो का, वो किससे छोटा होना चाहिए? 1 से। अगर ऐसा होता है तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम हम ऑलमोस्ट नियर परफेक्शन के आसपास निकाल सकते हैं। और फॉर्मूला क्या बनता है? A अपॉन 1 माइनस आर। और लॉजिक मैंने बताया कि अगर कॉमन रेशियो 1 से छोटा है तो जैसे जैसे उसकी पावर बढ़ा रहा हूं उसका मैग्नीट्यूड कम होते जा रहा है, और जैसे उसके मैग्नीट्यूड कम होते जा रहा है वैसे वैसे उसकी वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है। क्योंकि उसकी वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है
तो हमने उसको अप्रोक्सीमेट 0 लिख दिया है ना। फिजिक्स में भी आपने पढ़ लिया कि अभी तक बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन पढ़ा है, 1 + x⁴n, उसमें भी कई जगहों पे हम करते हैं। एनीवेज, तो बताओ हमारा अगला फॉर्मूला क्या बना, अभी तक हम किस नतीजे पहुंचे, वापस से रिवाइज कर रहा हूँ। बताओ जीपी की पहचान क्या है कि Tn/Tn-1 जो कि r के बराबर होता है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। बताओ ये पहली चीज पढ़ी। दूसरी चीज पढ़ी, जीपी की nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, ar⁴n-1। फिर हमने सम टिल n टर्म्स का फॉर्मूला देखा, वो होता है ar⁴n-1 अपॉन r-1, या फिर उसको पलट के लिखें तो 1 - r⁴n अपॉन 1 - r। और फिर मैंने देखा कि एक सम टिल इनफाइनाइट टर्म्स का भी फॉर्मूला है, जो कि क्या निकला, पढ़ो क्या निकला, a/1 - r, और वो यहीं से निकला, r⁴ इंफिनिटी 0 को अप्रोच कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है a/, कई बार बच्चे बस इतना लिखते हैं, पर याद रखना ये फॉर्मूले के आगे ये जरूर लिखना चाहिए कि ये तभी पॉसिबल है जब मैग्नीट्यूड ऑफ r इज लेस देन 1, क्योंकि ये डिक्लेयर करता है कि वो सीरीज कैसी थी, कन्वर्जिंग। करें क्वेश्चंस, तो एक बार देख लो इसको, पिक्चर में बिठा लो कि अभी तक हमने 4 फॉर्मुलेस कर लिए, 4 आउटकम्स देख लिया जीपी के। तो जीपी के हमने 4 आउटकम्स देख लिए। पहला था nth टर्म का फॉर्मूला, व्हाट इज nth टर्म का फॉर्मूला बेटा, ar⁴n-1। व्हाट इज द सेकंड फॉर्मूला, सम टिल n टर्म्स का। व्हाट इज द नेक्स्ट फॉर्मूला, सम टिल इनफाइनाइट टर्म्स तक का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। अगेन आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आपके मॉड्यूल से पिक कर रहा हूं। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट लिखिए। क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन है, इफ 3 + 3a + 3a² up till infinity is equal to 45/8 where a is greater than 0, a पॉजिटिव है, then a is equal to तब तुम्हें बताना है a की वैल्यू क्या होगी, then a is equal to। पहले बताओ ये जो लेफ्ट साइड में एक्सप्रेशन लिखा है क्या वो जीपी है, बताओ जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है 3 और कॉमन रेशियो क्या है a। बताओ कितनी टर्म्स का सम है ये, इनफाइनाइट। बताओ इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइनाइट आ रहा है, इसका मतलब पक्की बात है क्वेश्चन बोल नहीं रहा, पर मैं जानता हूं कि ये तभी पॉसिबल है जब मेरा कॉमन रेशियो का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा होना चाहिए, नहीं तो भाई सम टिल इनफाइनाइट टर्म्स वुड नॉट बी अ फाइनाइट क्वांटिटी। अब बताओ अगर कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होगा तो सम टिल इनफाइनाइट टर्म्स क्या होगा, सम टिल इनफाइनाइट टर्म्स क्या होगा, अगर क्या था ना हमने, नहीं अगर कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होगा तब तो सम टिल इनफाइनाइट टर्म्स क्या होगा, इन्फिनिटी। अगर क्वेश्चन ही कह रहा है कि सम टिल इनफाइनाइट टर्म्स एक फाइनाइट क्वांटिटी है, कह रहा है ये, क्या करूं, अगर कोई क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इसका सम टिल इनफाइनाइट टर्म्स एक फाइनाइट क्वांटिटी है, इसका मतलब पक्की बात है इसका मैग्नीट्यूड तो 1 से छोटा है, और क्वेश्चन खुद भी कह रहा है कि मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है पर लेकिन है तो वो क्वांटिटी पॉजिटिव। तो अगर आपके 2 आंसर आएंगे तो बताओ इसका ए क्या है, इस इनफाइनाइट जीपी का ए क्या है 3, कॉमन रेशियो कितना है ए, तो एस इन्फिनिटी क्या होगा a/1 - r, ये फॉर्मूला लगाएंगे। बताओ हमारे पास LHS क्या बनेगा 3/1 - बताओ ये किसके बराबर होगा 45/8 के, तो ये कटेगा, बताओ ये कितना आएगा 15 है ना, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 8 = कितना 3 - 3a। बताओ यहां से क्या आएगा 15a = 15 - 8, व्हाट इज 15 - 8 7, a की वैल्यू क्या आएगी 7/, तो आंसर क्या है a का 7/15। क्लियर है, लिख लें, अगला क्वेश्चन करते हैं। बेटा ये जो हम अभी पार्ट कर रहे हैं ना, ये इतना सिंपल है कि एक तरह से मान लो फंडामेंटल ऑफ मैथ्स ही है ना। कई बार तो हम सीक्वेंस सीरीज को फंडामेंटल ऑफ मैथ्स के अंदर ही रख लेते हैं, जो स्टार्टिंग की बेसिक सीरीज है ना 3 AP GP HP और मीन्स, एक तरीके से फंडामेंटल ऑफ मैथ्स के अंदर ही काउंट किया जाता है उसको। बस जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ये तो फंडामेंटल ऑफ मैथ्स है।
अरे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिख लिया वीर? अगला क्वेश्चन लिखें। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 की पावर 1/3 इंटू 9 की पावर 1/9 इंटू 9 की पावर 1/27 डॉट अप टू इंफिनिटी। ये तो मालूम है कि इसमें इसकी वैल्यू को अपन थोड़ी देर के लिए v मान लेते हैं। ये तो दिख रहा है कि इसमें बेस तो सबका कॉमन ही है, बताओ सबका बेस क्या है 9। बताओ अगर इसका बेस कॉमन है तो सबकी पावर्स ऐड हो जाएंगी 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 एंड सो ऑन अप टिल इंफिनिटी। सोच के देखो ये पावर में हमारे पास एक सम आया है, पावर में हमारे पास एक सम आया है। बताओ ये सम को देख के बताओ क्या ये जीपी है? हाँ है। बताओ इस जीपी का एक है 1/3 और कॉमन रेशियो क्या है 1/3। क्या कॉमन रेशियो का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है? हाँ है। इसका मतलब पक्की बात है कि सीरीज कैसी होगी कन्वर्जिंग। बताओ इसका सम टिल इनफाइनाइट टर्म्स क्या होगा a/1 माइनस आर। बताओ ये कितना आएगा व्हाट इज a 1/3 और व्हाट इज r 1/3 तो आएगा 1/3 अपॉन 2/3 तो आंसर क्या आएगा 1/2। इसका मतलब ये ऊपर वाली सीरीज का सम 1/2 है, मतलब दिस इज नथिंग बट √9। √9 का आंसर क्या आएगा? आंसर आ गया। द आंसर टू द क्वेश्चन इज डी। और क्वेश्चन करवा देता हूँ इनफाइनाइट। So the answer to the question came out to be D. है ना अगला? अब थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मैं एक ऐसी सीरीज है इनफाइनाइट जीपी जो बहुत बार आती है और उसका सम तो एकदम रटा हुआ रहना चाहिए क्योंकि वो जेई में बहुत बार आ चुकी है और हमें एक तरीके से एज एन आउटकम ही रट के रखना होगा, आउटकम ही रट के रखना होगा। ध्यान देखना हैशटैग लिखेंगे कि बहुत ही कॉमन सी इनफाइनाइट जीपी 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 एंड सो ऑन अप टिल इंफिनिटी। जल्दी बताओ इसका a क्या है 1। कॉमन रेशियो क्या है बताओ एस इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है वापस बोलो a अपॉन वेरी गुड a/1 माइनस आर। बताओ इसका a क्या है 1 और r क्या है 1/2। इसका सम क्या आएगा 2। 2 क्यों आएगा नीचे 1/2 आ जाएगा ऊपर चलेगा तो इसका सम आ गया 2। अब देखो कितनी मजे की चीज है, एक चीज ऑब्जर्व करो। बताओ क्या आंसर 2 है कि 2 से थोड़ा सा बड़ा ही होगा या 2 के आसपास ही होगा क्योंकि हमने यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लिया हुआ है ना थोड़ा बहुत, तो पर वो अप्रोक्सीमेशन बहुत नेग्लिजिबल सा है। पर जो भी आंसर होगा 2 के आसपास होगा, एक्यूरेटली तो नहीं होगा 2 से थोड़ा सा बड़ा ही हो सकता है पर हम तो 2 ही लिखेंगे। बताओ 1 2 का कितना परसेंट है 50%। मतलब जो मेरा टोटल सम है उसमें पहली टर्म ने कितना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखा है 50%। बताओ 1/2 2 का कितना परसेंट है 25%। मतलब पहली दो टर्म से मिलकर पहली टर्म ने 50% कॉन्ट्रीब्यूशन दे दिया, दूसरी टर्म ने 25% कॉन्ट्रीब्यूशन दे दिया, तो पहली दो टर्म्स का सम ही 75% कॉन्ट्रीब्यूशन है। और तो अगला कितना होगा 12.5, तो अगला कितना होगा 6.25। इनफैक्ट अगर हमें 4-5 टर्म्स तक ही चले हो तो ऑलमोस्ट 99.9 परसेंटाइल तक आ जाएगा, मतलब परसेंटेज। मतलब आगे की जो टर्म्स है वो इतनी छोटी हैं कि उनके अंदर उनका सम के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, उनका सम के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट आंसर 2 होगा। बेटा ये याद करके रखना, ये बहुत ही कॉमन इनफाइनाइट जीपी है और हम लोग यही करते हैं ना, मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था कि हम लोग जब जेई की प्रिपरेशन करते हैं तो फॉर्मूले तो चलो जो सबको पढ़ने ही पढ़ने हैं। फॉर्मूले तो आप अगर स्कूल के लिए पढ़ोगे तो भी फॉर्मूले पढ़ने हैं, पर जेई के लिए क्या करते हैं हम, कुछ चीज़ें जो जेई बार बार पूछता है उसको हम स्टैंडर्डाइज कर लें, उनको हम हैशटैग के रूप में याद कर लें। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटकम है जो जेई कभी पूछा किसी क्वेश्चन में तो हमको एकदम से याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वापस से फाइनाइट जीपीए क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, हाईलाइट करना अपने नोट्स में।
क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, इफ द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी is 4/3, is 4/3 and sum obtained, and the sum obtained on squaring each term, on squaring each term is 16/27. Then find its common, रेशियो. आपको तो कॉमन रेशियो वो निकालना. पहली चीज बताओ मुझे, आपको एक चीज ऑब्जर्व कर लेनी चाहिए कि सम एक फाइनाइट क्वांटिटी है, सम टू इनफाइनाइट टर्म्स एक फाइनाइट क्वांटिटी है. तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं मेरे मन में सबसे पहली चीज क्या कौन नहीं चाहिए, उसका कॉमन रेशियो का जो मैग्नीट्यूड होगा आर, उसका मैग्नीट्यूड 1 से तो छोटा वही होगा. ये हमें बाय डिफॉल्ट पता चल जाना चाहिए. मतलब इसमें कोई किसी तरह का डिफरेंस नहीं होना चाहिए. अगर कोई आंसर ऐसा आ रहा है जो आर 1 से बड़ा आ रहा हो तो उसको निगलेक्ट कर देना पड़ेगा. तो बस शुरुआत कैसे करेंगे, शुरुआत वही, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड द कॉमन रेशियो बी आर. अब मैं लिख नहीं रहा, फर्स्ट टर्म ए मान ली और कॉमन रेशियो क्या मान लिया, आर. तो बताओ पहले वाले एक्सप्रेशन से हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, a अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 4/3. सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर, 1/3 होगा. अब सुनना ध्यान से, असल में मैंने जो जीपी मानी है वो क्या है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन अप टिल. इसका सम ये होगा ना, a अपॉन 1 माइनस आर. तो अगला क्या लिख रहा है, द सम ऑब्टेन्ड, ये पढ़ो क्या लिखा है, द सम ऑब्टेन्ड ऑन स्क्वायरिंग ईच टर्म. तुमने हर टर्म को स्क्वायर कर दिया. तो नई सीरीज क्या बनेगी, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर की पावर 4 एंड सो ऑन. मैंने क्या किया, हर एक टर्म को स्क्वायर कर दिया. बताओ स्क्वायर करने पे वापस जीपी आई क्या, देखते हैं. बताओ इसका और इसका रेशियो कितना है, इसका और इसका रेशियो कितना है, वापस से मतलब जीपी. बताओ ये जो स्क्वायरिंग करने पे, ये मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, स्क्वायरिंग कर दिया है. स्क्वायरिंग करने पे मेरे पास जो जीपी आया है उसकी फर्स्ट टर्म कितनी है, ए स्क्वायर, और उसका कॉमन रेशियो कितना है, आर स्क्वायर. तो इसका ये भी इनफाइनाइट जीपी होगी. क्यों, क्योंकि आर अगर 1 से छोटा है तो उसका स्क्वायर भी तो 1 से छोटा हो गया होगा. अभी एग्जांपल लिया था ना, आर अगर 0.5 है तो उसका स्क्वायर कितना होगा, 0.25. तो आर अगर 1 से छोटा है तो उसका स्क्वायर भी तो 1 से छोटा है ही. बताओ इसका सम क्या होगा, बताओ इसका फर्स्ट टर्म क्या है, ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, बताओ इसका कॉमन रेशियो क्या है, ये कितना दे रखा है, 60/97. बेटा कितनों को ये चीज समझ में आई कि नहीं आई भाई. ये वापस से स्क्वायरिंग करने पे वापस से मेरे पास क्या आया, जीपी. बताओ जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है, ए स्क्वायर. तो हमारा जो फॉर्मूला है उसमें ए की जगह क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर. बताओ इसका कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो कितना है इसका, आर स्क्वायर. तो जहां आर है वहां पे क्या आएगा, आर स्क्वायर. प्लीज इसको लिख लें. इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे स्मार्टली और हमें क्या निकालना है बेटा, कॉमन रेशियो. व्हाट इज द कॉमन रेशियो, आर सॉल्व करके निकालेंगे हम लोग. तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आर की वैल्यू निकाल लेंगे. ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ, को साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे. तो क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व. तो बताओ हमारे पास दो इक्वेशंस क्या है, पहले आई ए अपॉन 1 माइनस, कितना है बेटा 4/3. और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर अपॉन कितना आया 16/27. बताओ हमें फाइनली निकालना क्या है, आर. तो एक तरह से ए को क्या कर दूं, लिमिनेट. बताओ यहां से ए की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, ए की वैल्यू यहां से
ए की वैल्यू यहाँ से आएगी, क्योंकि ए क्यों निकाल रहा हूँ सर, बेटा ए को एलिमिनेट करना है ना, क्या 4/3 इंटू 1 माइनस आर, इसको यहाँ पे ए की जगह पुट कर देता हूँ, बताओ स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या आएगा, क्या बन जाएगा 16/9, अरे ए स्क्वायर 16/9 इंटू 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। अरे भाई सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूंगा तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 9 और 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, वो यहाँ पुट कर दिया। अच्छा नीचे और क्या आया 1 माइनस आर स्क्वायर, ये किसके बराबर है बाय, ये तो लग रहा है 16 से 16 कैंसिल आएगा, तो अपने फाइनली ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, नीचे 9 चला जाएगा, और बताओ व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर, नीचे मैंने ए स्क्वायर माइनस, अरे 1 को 1 स्क्वायर मान सकते हैं ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा दी। अच्छा ये कितना आएगा यहाँ पर 1/27, यहाँ भी कैंसिलेशन पॉसिबल है बेटा, ये 9 से कटेगा तो कितना बचेगा 3। अच्छा बताओ क्या एक 1 माइनस आर एक 1 माइनस आर कैंसिल हो जाएगा, हाँ, क्योंकि आर 1 नहीं 1 से, आर 1 नहीं 1 से छोटा है, तो इसलिए बड़े आराम से उसको कैंसिल कर सकते हैं। फाइनली हमारे पास आएगा क्या, पर क्या बचा बेटा इतना सब कैंसिलेशन करने के बाद 1 माइनस आर, और नीचे क्या बचा 1 प्लस आर, ऐसे 1 माइनस आर बचा 1 प्लस आर, और राइट साइड में क्या बचा 1/3। अब अपने को क्या निकालना है आर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्या है 3 माइनस यार टू 1 प्लस आर, उधर ट्रांसफर कर दो, उधर ट्रांसफर कर दो, तो 2 इज इक्वल टू कितना 4r, आर की वैल्यू कितनी आ गई आर की वैल्यू 1/t, और ऑब्वियसली बात है ये आर जो है इसका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है, मतलब वैलिड आंसर है। व्हाट इज आर की वैल्यू 1/2, लिख लें इसको, आर हैज कम आउट टू बी 1/2। अरे आगे बढ़े, अब आते हैं अलग टाइप के क्वेश्चंस पे, थोड़े डिफरेंट है ये क्वेश्चन, है ये जीपी जैसे ही होंगे, तो ये जीपी से ही पर डिफरेंट है थोड़े से, क्या उसको आगे बढ़े। ठीक है अगला क्वेश्चन, फाइंड सम ऑफ एस एन लिख देता हूँ, ऐसा मतलब सम टिल एन टर्म, मतलब टोटल आगे कितने टर्म्स हैं एन टर्म्स, अगर मैं आगे बोलूँ ना बोलूँ, पर ये बाय डिफॉल्ट अगर कभी किसी क्वेश्चन में एन लिखा है मतलब सम टिल एन टर्म्स है। बताओ अगर यहाँ S10 लिखा होता तो सम टिल 10 टर्म्स, ये ना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये क्वेश्चन में कई बार लिखते नहीं है। सम टर्म सीरीज है 5 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 5, पैटर्न है किसका डिजिट्स का 5 5 5 5 5 एंड सो ऑन अप टिल हाउ मेनी टर्म्स n टर्म्स। पहले बताओ, अपन ने एपी कर लिया, जीपी भी कर लिया, क्या ये एपी है, नहीं एपी तो नहीं है, बताओ इनका डिफरेंस कितना है 50, क्या डिफरेंस कितना है 500, तो ये जीपी तो नहीं है, बताओ सॉरी एपी तो नहीं है, क्या जीपी है नहीं, इसका इससे रेशियो 11, पर इसका और इसका रेशियो 11 थोड़ा ना है, तो 1 1 1 डिवाइड बाय, अरे रेशियो सेम थोड़ा, अरे कैसी बात कर रहा है बेटा, पर पहले इसका और इसका रेशियो बता कितना है, क्या हो गया
हाँ बोलो, इसका और इसका रेशियो कितना है? इसका और इसका रेशियो कितना है? 11। और इसका इसको रेशियो निकालूंगा तो कितना आएगा बेटा? 555 डिवाइड बाय 55 होगा 111 डिवाइड बाय 11। 1 डिवाइड बाई 11, 11 थोड़ा होता है। मतलब ना तो ये एपी है ना ही ये जीपी है, तो ये तो मतलब ना एपी के अंदर आना चाहिए ना जीपी में आना चाहिए। पर हम इसमें कुछ करामाती सौगात करेंगे, ऐसी कुछ ऐसा करेंगे, याद रखना, ना तो ये सीरीज एपी है ना ही सीरीज जीपी है, तो इसका सम कैसे निकालेंगे? इसके अंदर कुछ ऐसा करामात करेंगे कि जीपी बन जाए। देखना क्या है, और ये ट्रिक इस तरह के हर क्वेश्चन में लगानी पड़ेगी हमको। तो देखो इसमें पैटर्न किस डिजिट का है ये बताओ, पैटर्न किस डिजिट का है? 5 का। तो याद रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पैटर्न 9 का बनना चाहिए। अभी किसका है? कभी ऐसा क्वेश्चन आए पैटर्न ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो हमेशा पैटर्न किसका बनाना? 9 का। कैसे बनाएंगे? ध्यान देखना, मैंने ऊपर से 5 कॉमन निकाल लिया हर एक टर्म में से, क्या बचेगा? 1 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 एंड सो ऑन अप टिल कितनी टर्म्स? n टर्म्स। पर सर ये तो पैटर्न 1 का बन गया, आपने बोला था पैटर्न किसका बनना चाहिए? 9 का। तो बेटा जो चाहिए 9 उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ऊपर हर एक टर्म 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अरे आएगा कि नहीं आएगा? और ऐसी कितनी टर्म्स हैं? n टर्म्स। सर ऐसा क्या उखाड़ लिया आपने? 5 का चल रहा था पैटर्न, अब 9 का चलने लग गया, तो 9 में से क्या कला है? मैंने तो देखते हैं, ये 5/9 है। ये तो मालूम है, ये जो पहला 9 है उसको क्या लिख सकता हूँ? 10 - 1। बोलो ये लिख सकता हूँ। बट व्हाट इज 99? क्या उसको 10² - 1 लिख लूं? बताओ व्हाट इज 999? 1000 - 1। क्या उसको 10³ - 1 लिख लूं? ऐसे ही बताओ, पहले ब्रैकेट में 10 की पावर 1 - 1, दूसरे ब्रैकेट में 10 की पावर 2 - 1, थर्ड ब्रैकेट में 10 की पावर 3 - 1, तो nth ब्रैकेट में क्या होगा? 10 की पावर n - 1। क्या कितने लोगों को जीपी की बू आने लग गई? जीपी आ गया भैया, आ रहा है जीपी। बताइए ये क्या है? 5/9। बताइए कितने ब्रैकेट्स हैं ये? n ब्रैकेट्स हैं। कैसे पता चला n ब्रैकेट्स हैं? ये n टर्म्स हैं। हर ब्रैकेट का पहली पहली टर्म निकाल लो, बताओ हर ब्रैकेट की पहली पहली टर्म को एक साथ रख लो, तो वो सारी टर्म्स प्लस के साथ हैं। ये कहाँ आएगा? 10 की पावर n। और बाकी हर ब्रैकेट का -1 -1 -1 अलग कर लो। व्हाट इज -1 - 1? -1 कितना होता है? -1 में -1 करो तो -2। व्हाट इज -1 -1 -1? -3। व्हाट इज -1 -1 -1 -1? तो वो यहाँ पे -1 -1 -1 हाउ मेनी टाइम्स? तो क्या आएगा? -n। लॉजिकल है। और आपको यहाँ पर क्या नजर आने लग गई? जीपी। अगले पेज पे लिख रहा हूँ, फिर वापस आ जाऊंगा। जीपी बताओ, हमारा जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? तो हमारा आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? 5/9। बताओ इस जीपी का a क्या है? 10। कॉमन रेशियो भी कितना है? 10। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n। तो फॉर्मूला बनेगा a r की पावर n - 1 अपॉन r - 1 माइनस n तो था ही। फाइनली हमारा आंसर आएगा 5/9 10 की पावर n - 1 अपॉन 9 माइनस n। अब अगर यहाँ पर n डिक्लेयर्ड होता क्वेश्चन में, जैसे तुम्हें सम टिल 10 टर्म्स निकालना है या 5 टर्म्स निकालना है, तो उस हिसाब से n की वैल्यू आप पुट कर देते। बेटा आगे का समझ में, एक और क्वेश्चन करेंगे ऐसा, पर याद रखना इस तरह का थॉट प्रोसेस हम कब लगाते हैं? जब हमारे डिजिट्स का पैटर्न चल रहा हो, 5 5 5 या फिर 7 7 7 7 7 7। याद रखना वो दिखने में ना तो एपी होती है पहली नजर में, ना ही जीपी होती है, पर इसकी नजदीकियां किसके साथ हैं? जीपी के साथ। बताओ इसका क्या तरीका है? जो भी डिजिट का पैटर्न चल रहा हो, आपको किस डिजिट का पैटर्न बनाना है? 9 का। तो लिख लें इसको। एक और क्वेश्चन करेंगे ऐसा, और ये वाला जो क्वेश्चन मैं अगला वाला करवाने वाला हूँ वो जैसा क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल में उसके जैसा है, एग्जैक्टली वैसा तो नहीं है, पर वो वाला भी करा दूंगा जो आपके मॉड्यूल के अंदर। बेटा टोटल आके मॉड्यूल में अपने 22 क्वेश्चन हैं अभी, बेसिक्स सारे के सारे आपको कंप्लीट करने हैं। अगला स्लाइड।
लिख लिया सबने आता? बताओ इस तरह के क्वेश्चन की क्या चीज याद रख रही है, हमेशा पैटर्न किसका बनाना है? 9 में कुछ तो खासियत है, और वो खासियत क्या वो आपको दिख गई, ठीक है ना? याद रखना इस तरह वाला क्वेश्चन ना एपी के अंदर आता है ना जीपी में आता है, पर ये जीपी के अंदर क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि ये जीपी बन जाती है, थोड़ा सा इसके अंदर करामाती सौगात करने से ये जीपी बन जाती है, इसलिए हम इसको जीपी के अंदर ही करते हैं। ठीक है, चले करें अगला क्वेश्चन। एकदम ऐसा क्वेश्चन अब आपको रिपीट करना है। देखिए अगला क्वेश्चन है फाइंड सम अप टू 10 टर्म्स ऑफ 7 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 7। कितनी टर्म्स होंगी? ऑब्वियसली 10 टर्म्स होंगी। तो क्वेश्चन लिखा नहीं है पर मैं लिख दूं, अपने को निकालना क्या है? S10। चलो बताओ ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, याद रखना, वापस बोल रहा हूँ, इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन जिसमें आपको सम निकालना हो और डिजिट्स का पैटर्न चल रहा हो, 7 7 7, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था 5 5 5 5 5 5, यहाँ पे क्या है 7 7 7 7 7 7। तो ये जीपी बन जाएगी। बताओ हमें पैटर्न किसका चाहिए? व्हाट इज द फर्स्ट थंब रूल? हमें पैटर्न किसका चाहिए कुछ भी करके? 9 का। तो कितने लोगों को लिख रहा है? मैं यहाँ से 7 कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा? 1 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 एंड सो ऑन अप टिल हाउ मेनी टर्म्स? 10 टर्म्स। फिर मैं 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, जाएगा 9 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 अप टिल हाउ मेनी टर्म्स? 10 टर्म्स। और फिर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इस 9 को क्या लिख सकता हूं मैं? 10 माइनस 1। इस 99 को क्या लिख सकता हूं? 100 माइनस 1 विच इज 10 स्क्वायर माइनस 1। 999 को क्या लिख सकता हूं? 1000 माइनस 1 विच इज 10 क्यूब माइनस 1। तो लास्ट वाला क्या होगा? 10 की पावर 10 माइनस 1। क्योंकि पैटर्न के अनुसार जो 10th ब्रैकेट होगा, जो 10th टर्म होगी वो ऐसी होगी। हर ब्रैकेट से मैं 10 वाली टर्म अलग कर लेता हूं तो ये सब प्लस के साथ आ जाएंगी। मेरे पास क्या आएगा? 7/9। पहला ब्रैकेट क्या हो जाएगा? 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब एंड सो ऑन अप टिल 10 की पावर 10। बताओ कितने ब्रैकेट हैं ये? 10। टोटल मिला कितने ब्रैकेट हैं ये? 10। तो -1 -1 -1 कितनी बार? 10 बार आएगा -10। वेरी गुड बेटा। ये देखकर ये वाला पार्ट क्या दिखा रहा है मेरे को? जीपी। बताओ जीपी का ए क्या है? 10। तो फॉर्मूला ये क्या बनेगा? 7/9 10 10 की पावर 10। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जीपी? ए आर की पावर n -1 अपॉन -10। तो सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं आया? ठीक है सर। नहीं पूरा नहीं लिखना, डोंट ट्राई टू कैलकुलेट 10 की पावर 10, इट्स यूजलेस। योर आंसर वुड बी इन दिस फॉर्मेट ओनली। ऐसे ही होगा, बस ज्यादा ज्यादा क्या होगा? 10 - 1 को 9 लिख देंगे, ऐसे ही छोड़ देना इसको। ज्यादा इससे ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, पावर्स को पावर्स में छोड़ देना। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अरे तुम अभी क्वेश्चंस करोगे ना मॉड्यूल के, तो आंसर इसी फॉर्मेट के होंगे। थोड़ा बहुत बस ये 10 है, ये 9 है, ये थोड़ा मल्टीप्लाई करके वो लिख देंगे, बस दैट्स ऑल। पावर्स मत करना। 10 की पावर 10 कौन लिखेगा? 1 के आगे 10 बार 0। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ऐसा ही है पर अंदर से तुम्हें लगेगा नहीं यार थोड़ा सा डिफरेंट है, तभी भी। ठीक है, नेक्स्ट लिख लिया ये? लिख लो पहले, लिख लो लिख लो लिख लो। गिव 1 more minute, लिख लो। नेक्स्ट करें? चलो नेक्स्ट। वापस सम टिल 10 टर्म्स ही निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन फाइंड सम अप टू 10 टर्म्स ऑफ S10 ही निकालना, मतलब क्वेश्चन है, टर्म्स है 0.7 0.77 0.777 एंड सो ऑन अप टिल 10 टर्म्स। सर इसमें गड़बड़ क्या हो गई? व्हाट इज डिफरेंट? डेसिमल आ गया, डेसिमल आ गया। डेसिमल आने से डरना नहीं है,
ऐसे में लाने से डरना नहीं है, करना वही है। ऑब्वियसली बात है, ना तो ये एपी है ना ये जीपी, पर इस तरफ डिजिट का जब भी पैटर्न होता है तो नजदीकियां किस सीरीज से होती है, जीपी से। करना वही है, सीरीज में सीरीज पैटर्न बनाना किसका है, 9 का। मैं क्या करूंगा, इसमें 7 कॉमन निकालूंगा, तो क्या बचेगा 0.1, 0.11, 0.111। और इसका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जे एडवांस ने पूछा हुआ है, करेंगे अब इसको कमिंग क्लासेस। बड़ा फिर 7.1 है, पर हमें तो सीरीज पैटर्न 9 का चाहिए, तो 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा 0.9, 0.99, 0.999 एंड सो ऑन अप टिल 10 टर्म्स। ठीक है सर, पर अभी भी कुछ क्लिक तो कर नहीं रहा। पिछली बार तो अच्छा था, 9 को लिख दिया था 10-1 है ना, पर यहाँ पे क्या है, कितने लोगों को दिख रहा है कि जो 0.9 है उसको लिख सकता हूँ 1 - 0.1। क्लियर है, व्हाट इज 0.9, 1 - 0.1, व्हाट इज 0.99, 1 - 0.01, व्हाट इज 0.999, 1 - 0.001 एंड सो ऑन अप टिल हाउ मेनी टर्म्स, 10 टर्म्स। इसमें 0.1, 0.01, 0.001 अगर इनको मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो कितने लोगों को दिख रहा है, ये है गया 7/9, क्या गया 1 - 1/10। तो अगला क्या आ गया 1 - 1/100। तो अगला क्या आ जाएगा 1 - 1/1000। 1000 ना लिखकर उसको 10 क्यूब लिख दूं, बताओ लास्ट वाला क्या होगा 1 - 1/10 पैटर्न देख। अब इनमें से सब ब्रैकेट में से पहले वाले 1 को कॉमन निकाल लेते हैं। बताओ व्हाट इज 1 + 1 + 1 + 1 10 टाइम्स 10, कितनी टर्म्स है ये 10 है, क्या आएगा ये यहाँ से आएगा 7/9, 10 आ जाएगा। अरे 1 1 1 सब में से बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 कितनी बार ऐड होगा 10 टाइम्स। और जो नेगेटिव वाले उनको अगर मैं एक साथ ब्रैकेट में लिखूं तो क्या आएगा 1/10, 1/10 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टिल 1/10 की पावर 10। बेटा लिखो कितने लोगों को दिख रहा है ये क्या है, जीपी। बताओ जीपी का ए क्या है 1/10, कॉमन रेशियो क्या है 1/10, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10। देख लो इसमें जीपी का फॉर्मूला लगाते हैं, मैं जीपी का फॉर्मूला लगाते हैं। बेटा अब तो ये ना ये एक तरीके से क्या हो गया, ये एकदम एल्गोरिथम फिक्स्ड है। जब भी इस तरह क्वेश्चन है जिसमें पैटर्न ऑफ डिजिट्स हो, यही करना है, पैटर्न ऑफ डिजिट्स में यही करना है। ये चलो अगले स्लाइड पे, इसका आंसर मैच कराएंगे मॉड्यूल से। मॉड्यूल में ये क्वेश्चन है अपना, ठीक है। अगला कितना है बेटा याद रखना, मैं अगले स्लाइड पे जा रहा हूँ। क्या है 7/9 इंटू 10 माइनस, फाइनली आंसर क्या आया S10 का 7/9 10 माइनस क्या था इस 1/10। मैंने इसको येलो में से लिखा है क्योंकि ये जीबी बन गई 1/1 कितना आएगा 7/9 10 माइनस। बेटा इसमें कौन सा फॉर्म लगाएंगे जीपी का जिसमें कॉमन रेशियो 1 से छोटा होता है, a 1 माइनस r पर n अपॉन 1 माइनस। कौन सा वाला फॉर्म लगाया एस एन का, a 1 माइनस r की पावर n अपॉन, बताइए यहाँ से क्या आएगा 7/9, ये तो क्या 10, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर देता हूँ मैं, माइनस तो लोग दिख रहा है ये क्या आने वाला है 9/10, 10 कटेगा तो 1/9 ही बचेगा, 1 माइनस 1/10 की पावर, ये क्या आएगा 7/9, 10 तो है ही माइनस 1/9 प्लस 1/9 इंटू 10 की पावर, यही आएगा ना। बेटा क्या मैं 9 बाहर निकालने के लिए एक काम करूँ, 7/9 तो है ही, मैं एलसीएम लेता हूँ, क्या आएगा 81, 9 इंटू 10 नहीं 9 आएगा 9 अपॉन 9 और 1/9 इंटू 10 की पावर 10।
तो लग रहा है कि 9 बाहर ही निकाल लो, तो आएगा 7/1 89 + 1/10। और ये ऑप्शंस में, ये आपके ऑप्शंस में ना, आपके मॉड्यूल के अंदर ये आखिरी में प्रैक्टिस में क्वेश्चंस हैं। आप जब देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये ऑप्शन के अंदर है। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। ये तो हो गया। अभी तक हमने क्या पढ़ा? नेट टर्म ऑफ अ जी, सम टिल n टर्म्स ऑफ अ जी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जी। उसके बाद हमने डिजिट्स के पैटर्न वाले क्वेश्चन को देखा, ऊपर अपन ने अभी 3-3 क्वेश्चन कर डाले। नेक्स्ट करें। अब आपको अगला टॉपिक सुनकर एकदम वैसा लगा जैसा एपी में क्या था, अज्यूमिंग टर्म्स इन ईपी। अज्यूमिंग टर्म्स इन, अगला टॉपिक है अज्यूमिंग टर्म्स बताओ, अगर मुझसे कोई कहे कि जीपी में टर्म्स अज्यूम करो, करने को तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, ए आर स्क्वायर AR³ एंड सो ऑन। ये बात तो पक्की है ना, ऐसे तो अज्यूम कर ही सकता हूँ मैं, कोई इसमें गलत कोई रुकावट तो है नहीं, बिंदास ऐसे अज्यूम कर सकता हूँ। और मैंने आपको एपी में बताया था कि देयर इज अ स्मार्टर वे। चलो पलट के एपी वाले टॉपिक पे जाए। एपी में मैंने आपको सिखाया था, एपी को मैं बस एक साइड में लिख रहा हूँ। एपी में अगर 3 टर्म्स अज्यूम करनी थी तो कैसे करते थे? ए प्लस डी और ए माइनस डी, याद आया कि नहीं है? तो अगर जीपी होता है तो एक स्मार्टर तरीका है, ये स्मार्टर तरीका है, सिर्फ कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इट्स अ स्मार्टर वे। जीपी में अगर मुझे 3 टर्म्स अज्यूम करनी है तो करता हूं बीच वाले को ए, अगला वाला ए आर, इसके पीछे वाला A/R। भाई वहां ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। क्या आपको एग्जैक्टली सेम सेम लग रहा है ना? तो बताओ, वहां पर मैंने अगर तुम्हें 4 टर्म्स अज्यूम करने के लिए थ्योरी लिखवाई थी, कैसे करते हैं? A-3D, A-D, A+D, A+3D। एनीबडी हु कैन टेल मी कि अगर मेरे को जीपी में 4 टर्म्स करनी होगी तो उसको देख के, पैटर्न देख के बताओ कैसे करेंगे? नहीं, ये है ए में 3 बार डी माइनस हुआ है, तो यहाँ पे A/R³, A/R, AR, AR³। बताओ यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? A/R। फर्स्ट टर्म क्या है? कॉमन रेशियो कितना है? R से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना। बताओ यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? A/R³। और कितने से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? R² से। जैसे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2D था। अब ये 2 याद हो गए ना, उसके बाद आपको बाकी सबकी टेंशन नहीं लेनी। अगर कभी 5 टर्म्स करनी है, 5 टर्म्स, तो क्या करेंगे? 3 को याद करेंगे कि आगे एक के पीछे एक। तो ये 3 क्या थे? A/R, A और AR। इसके एक आगे कौन होगा? AR² और उसके जस्ट पहले कौन होगा? A/R²। अगर मुझे 6 टर्म्स करनी तो क्या करूंगा? 6 टर्म्स तो 4 को याद करूंगा, उसके पहले एक, ये क्या है? A/R³, A/R, AR, AR³, कॉमन रेशियो R² तो AR⁵, उसके पहले क्या होगा? A/R⁵। देख लें, दिस इज हाउ यू अज्यूम 6 टर्म्स। सर इससे ज्यादा आ जाए तो बेटा छोड़ देना क्वेश्चन को। इससे ज्यादा अज्यूम करने को आ जाए फिर उसकी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, फिर विल कॉन्सेंट्रेट ऑन सम अदर क्वेश्चन। कोई जरूरी थोड़ा कि कैलकुलेशन लेंदी हो। मतलब मजाक कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आएगा ही नहीं, डोंट वरी अबाउट इट, आएगा ही नहीं। करें अगला करें।
देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, प्रॉपर्टीज ऑफ, हम क्या हमने ऐसा ही टॉपिक एपी में पढ़ा था? हमने क्या पढ़ा था? प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ, तो आज की क्लास में अपन थोड़ी सी बेसिक वाली प्रॉपर्टीज करेंगे बस। अभी प्रॉपर्टीज ऑफ, अब ये प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी आपको अच्छी तरह समझ में आए, इसलिए मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, एक जीपी लिख देता हूँ, तो दैट वो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में भी आ जाएगा। तो मैं एक जीपी लिख रहा हूँ बहुत ही बेसिक सी, 1 4 8। मतलब क्या ये जीपी है? तो बेसिक जीपी है। तो फर्स्ट टर्म क्या है? 1। कॉमन रेशियो कितना है? 2। लिखें प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1, इफ ईच टर्म ऑफ द जीपी, क्या बोला मैंने? इफ ईच टर्म ऑफ द जीपी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट, जीरो से मल्टीप्लाई करो तो सब विनाशी हो जाएगा फिर तो। पर इफ ईच टर्म ऑफ अ जीपी इज मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट, द रिजल्टेंट इज अगेन अ जीपी। अब बोलो क्या बोला मैंने? लिखोगे? मैं ऐसा चलो बोर्ड पे लिखवा देता हूँ मैं। इफ ईच टर्म ऑफ अ जीपी इज मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट, द रिजल्टेंट इज अगेन a GP. If each term of GP is multiplied by a non-zero constant, by a non-zero constant, the resultant is, अच्छा मल्टीप्लाइड के आगे स्लैश करके डिवाइड भी लिख लो, divided by a non, the resultant is again a, the resultant is again a GP। बड़ा सिंपल सी बात है, कोई भी एक कांस्टेंट बोलो, 2 ले लें, अगर हर एक को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा, ये 16 बन जाएगा, ये 32 बन जाएगा, ये 64 बन जाएगा, ये 120। अरे भाई रिजल्टेंट अगेन क्या हुआ? जीपी। अगर डिवाइड भी करता तब भी वो क्या रहता? जीपी, है ना? और याद रखना सिर्फ कॉमन रेशियो सेम ही रहेगा उस केस में, अगर आप देखोगे ना तो कॉमन रेशियो अभी भी क्या रहा? सेम ही रहा। वो तो क्वेश्चन के अंदर समझ लेंगे। अगला लिखें, याद रखना सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे ही होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं होता, सिर्फ क्या करने पे होता है? मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे ही होता है। ठीक है? सेकंड, इफ टर्म्स आर टेकन एट रेगुलर इंटरवल, टर्म्स आर टेकन एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ अ जीपी, इफ टर्म्स आर टेकन at regular intervals of GP, the resultant is again the GP, the resultant is again, resultant वापस से क्या होगा? GP, the resultant is again a GP। देखो इधर देखो, एग्जांपल में देख लो, मान लो मैंने पहली टर्म ली, फिर 2 को छोड़ा, फिर 8 लिया, फिर 2 को छोड़ा, फिर 64। बताओ 1, 8 और 64 वापस से क्या बना रहे हैं? जीपी बना रहे हैं ना, जीपी बना रहे हैं ना। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 3। बेटा कितने लोगों को याद है एपी में था सम ऑफ जोड़ीज? याद है? सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एक्सट्रीम इन एन एपी इज अ कांस्टेंट, एंड उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी? 2a प्लस n माइनस 1d। बताओ यहाँ पे पहली और आखिरी का प्रोडक्ट बताओ। 64। सेकंड और सेकंड लास्ट का, थर्ड और थर्ड लास्ट का, फोर्थ और फोर्थ लास्ट का 64। अरे यहाँ पे क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स। हाँ क्या था एपी में? सम ऑफ टर्म्स। अगला है प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एक्सट्रीम्स in n in a GP is a constant, is a constant। अब वो कांस्टेंट किसके बराबर होता है वो अभी मैं अगली स्लाइड पे समझा देता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एक्सट्रीम्स इन अ जीपी इज अ कांस्टेंट, इज अ कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट किस चीज के बराबर होता है समझते हैं।
देखो ध्यान देखना, मैं आपके सामने एक जीपी लिख रहा हूँ, ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। अच्छा तो लास्ट टर्म क्या होगी? ए आर की पावर n-1, अगर n टर्म्स होंगी तो मतलब इसके जस्ट पहली वाली क्या होगी? ए आर की पावर n-2। इसके जस्ट पहली वाली क्या होगी? ए आर की पावर n-3। जल्दी बताओ इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट ए स्क्वायर आर की पावर, बताओ इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? सेकंड और सेकंड लास्ट का। ए इंटू ए स्क्वायर, यहाँ पे आर की पावर 1 है, पर आएगा ए स्क्वायर और आर की पावर 1 और n-2 ऐड होगा तो आर की पावर n-1। बताओ। इसी तरह से थर्ड और थर्ड लास्ट का भी प्रोडक्ट क्या आएगा? ए स्क्वायर आर की पावर n-1। तो अगर मैं पीछे साइड पे जाऊं तो क्या बोल सकता हूँ? प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एक्सट्रीम इन अ जीपी इज अ कांस्टेंट एंड द कांस्टेंट, वो जो कांस्टेंट है वो किसके बराबर होगा? ए स्क्वायर आर की पावर। अब इस चीज को हम अगली स्लाइड पे थोड़ा सा रिफाइंड तरीके से लिख देते हैं। इस चीज को अगली स्लाइड पे थोड़ा सा रिफाइंड तरीके से लिख देते हैं। क्लियर है? तो लिखें प्रॉपर्टी 3 है, 3.1 लिख लो। इफ अ जीपी हैज n टर्म्स, अगर किसी जीपी में कितनी टर्म्स हैं? n टर्म्स, तो फर्स्ट टर्म और nth टर्म का प्रोडक्ट वुड बी इक्वल टू सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट वुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म इंटू थर्ड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, और ऐसे ऐसे इक्वल होता रहेगा। और ये rth टर्म और rth टर्म फ्रॉम लास्ट का प्रोडक्ट, और ये सारे प्रोडक्ट किसके बराबर होंगे? ए स्क्वायर आर की पावर n-, ए स्क्वायर टू आर की पावर n-1। ए स्क्वायर इंटू आर की पावर n-। एपी में क्या था? यहाँ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल, वहां पे क्या था? सम ऑफ टर्म्स। वहां पे सम क्या था जो कांस्टेंट था? 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ ए स्क्वायर इंटू आर की पावर n-1। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ ए बी सी आर इन जीपी, कभी किसी क्वेश्चन में आ जाए कि एबीसी 3 नंबर हैं वो जीपी में है, इसका क्या मतलब होगा? तो ये तो अंग्रेजी है। इफ एबीसी आर 3 टर्म्स इन अ जीपी, ये तो इंग्लिश है। इसका मैथमेटिकल अनुवाद क्या होगा बताओ? अगर ये जीपी में मतलब इनका कॉमन रेशियो होगा। इसका मतलब b बाय ए इज इक्वल टू सी बाय बी। कितने लोग अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी, बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू बाजू वालों का प्रोडक्ट। बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बताओ एपी में क्या था? अगर एबीसी एपी में तो क्या, तो मैंने क्या लिखवाया था? बीच वाले का डबल इज इक्वल टू बाजू वालों का सम। यहाँ क्या? बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू बाजू वालों का प्रोडक्ट। बी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5। नंबर प्रॉपर्टी 5 कहती है इफ ए बी सी आर इन जीपी, और तुम इनका लॉग ले लो, देन लॉग ए लॉग बी लॉग सी, कोई सा बेस रख लो जो डिफाइंड हो। लॉग पढ़ रखा है हमने, लॉग का बेस पॉजिटिव होना चाहिए और लॉग का बेस 1 नहीं हो सकता। आर इन ए। अभी मैंने कुछ नहीं लिखा है, बताओ। अभी मैंने इस प्रॉपर्टी के दौरान कुछ नहीं लिखा है, बताओ। जब लॉग का बेस नहीं लिखा होता तो बाय डिफॉल्ट बेस क्या होता है? 10 अभी के लिए। पर अपने बेस अपने मन चाहा कोई सा भी रख सकते हो, बस वो डिफाइंड होना चाहिए। अगर एबीसी जीपी में तो उनका लॉग लेने पे एपी आएगा, और रिवर्स भी ट्रू है। अगर लॉग ए लॉग बी लॉग सी एपी में है तो एबीसी किस में होंगे? जीपी में। सब प्रूफ करके बताओ। प्रूफ बड़ा सिंपल है। प्रूफ बड़ा सिंपल है।
प्रूव करने के दो तरीके हैं, एक तो थ्योरेटिकल तरीका है, ध्यान देखो, ए बी सी आर इन जीपी, ये गिवन है, इसका मैथमेटिकल अनुवाद क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जैसे मैंने लॉग लिया, क्योंकि भैया जो मेरे को जिसके बारे में कमेंट करना है उसमें तो लॉग है ना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड क्या आएगा, लॉग ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू लॉग ऑफ ए सी। मतलब लॉग की प्रॉपर्टी लगा कर 2 टपक जाएगा बाहर, क्या आएगा 2 log b इज इक्वल टू log a प्लस log c। तो अपन ने पढ़ा था ना, अगर बीच वाले का डबल इज इक्वल टू बाजू वालों का सम, मतलब वो तीन टर्म्स किसमें होंगे, एपी में, इंप्लाइज log a log b log c आर इन एपी। क्योंकि यहाँ पे हमने कौन सा कंसेप्ट लगाया है, हमने एक कंसेप्ट लगाया है, इफ ए बी सी आर इन एपी, बीच वाले का डबल तो बाजू वालों का सम। यहाँ पे बीच वाला ये रहा log b, ये बाजू वाले हो गए, ठीक है। एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये समझ में आएगी आपको, लिखो फटाफट लिखो। एक दूसरा तरीका भी इसको समझाने का, एक दूसरा तरीका भी इस चीज को समझने का, देखते हो क्या तरीका है। अरे एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है बताइए, दूसरा प्रूफ क्या हो सकता है, मेथड नंबर 2, इफ ए बी सी आर इन जीपी, मतलब ए पहली टर्म है तो ए को तो ए रहने देते हैं, बी क्या हो जाएगा ए आर, और सी क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर। दुनिया जानती है कि भाई ए पहली टर्म हो गई, बी अगर सेकंड टर्म है तो वो ए आर होगी। बताओ व्हाट इज द कॉमन रेशियो आर, बता सकते हो लॉग ए क्या होगा, लॉग ए तो लॉग ए ही होगा, लॉग ए तो क्या ही कर सकते, टेकिंग लॉग, तो लॉग बी क्या होगा, लॉग ए आर, तो लॉग ए आर क्या होगा, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ आर, तो लॉग सी क्या होगा, लॉग ऑफ ए आर स्क्वायर, जो कि क्या होगा लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ आर स्क्वायर, और आप जानते हो इट इज लॉग ऑफ ए प्लस 2 log आर। अब ध्यान से देखो इसको, इसको क्या तुमको नहीं लग रहा इससे इस पे जाने के लिए मैंने कितना ऐड किया है लॉग आर, और इससे इस पे जाने के लिए मैंने कितना ऐड किया है लॉग आर, तो ये एपी हो गई ना। इसका मतलब log a log b log c इज अगेन नहीं सॉरी, ये क्या हो गया इज अगेन नहीं, इज AP विथ कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो सॉरी विथ कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कितना है log r, बट कॉमन डिफरेंस कितना है लॉग आर। तो दिस इज अनदर वे ऑफ प्रूविंग द सेम। तो आज की क्लास का लास्ट टॉपिक देखते हैं, एंड देन इन द नेक्स्ट लेक्चर हम क्या करेंगे, मैं ये जो अगला टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ मैं आपका उसको नाम बोलूंगा ना, आप समझ जाओगे कि सर ऐसा हमने एपी में पढ़ा था। इसका नाम है ज्योमेट्रिक मीन। एपी में क्या पढ़ा था, दोनों पढ़ा था, अरिथमेटिक मीन भी पढ़ा था और इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन भी पढ़ा था। यहाँ पे पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन और बाद में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स, इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक अगली क्लास में अपन जीपी के क्वेश्चन मॉड्यूल से भी करेंगे और मैं फिर पीवाईक्यू बताऊंगा आपको। ये पीवाईक्यू बहुत इजी था बेटा। जीपी एपी से इनफैक्ट जल्दी, जीपी हम थोड़ा जल्दी इसलिए फास्ट फॉरवर्ड कर पाए क्योंकि हमने एपी को ढंग से रिवाइज कर लिया था।
और आपको दिख गया होगा कि मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक जो हैं जीपी के वो तो वही है जो एपी में, मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक जो जीपी के अंदर वो तो वही है ना जो एपी में है, बस उनका फ्लेवर अलग हो गया है। एपी में हम ऐड कर कर बढ़ते हैं, तो जीपी में हम मल्टीप्लाई कर करके बढ़ते हैं। वहां पे सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एक्सट्रीम वाज अ कांस्टेंट, यहाँ पर प्रोडक्ट वाज अ कांस्टेंट। तो एक तरह से डिफरेंस सिंपल है, एपी का सुनना बड़े ध्यान से, एपी का एडिशन, जीपी का मल्टीप्लीकेशन, एपी का सब्ट्रैक्शन, जीपी का डिवीजन। आप देखो बहुत सारे फॉर्मुलेज में ऑलमोस्ट यही चीज लगती है। लास्ट टॉपिक पे आते हैं, हटा दो इसको, एक दो प्रॉपर्टीज और हैं पर वो क्या बहुत फायदे की नहीं है, वो क्या ऑब्वियस हो जाती हैं। जैसे मैं छोटा एग्जांपल लेता हूँ, अगर टर्म्स एपी में तो हर टर्म का स्क्वायर कर दो, सॉरी अगर टर्म्स जीपी में हर टर्म का स्क्वायर कर दो तो भी जीपी बनेगी। ये सब तो कॉमन सेंस है, वो तो बहुत आराम से हो जाता है। फिर डालेंगे ज्योमेट्रिक मीन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, ये लिख लो सिर्फ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर्स पे ही डील करते हैं हम। तो अगर मेरे पास बेटा यहाँ पे मीन लिखा है कि मीन्स लिखा है तो सिंगुलर है, याद रखना। तो अगर मेरे पास दो नंबर्स हैं ए और बी, तो उनका ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ए बी। रूट ए बी को ए बी के पावर हाफ भी लिख सकते हैं। अगर मेरे पास तीन नंबर्स हैं ए बी सी, तो उनका ज्योमेट्रिक मीन होता है क्यूब रूट ऑफ ए बी सी, को ए बी सी प्रोडक्ट के पावर 1/3 भी लिख सकते हैं। अब मैंने ये क्यों लिखा कि पॉजिटिव नंबर्स की टेंशन लेना है अपने को सिर्फ, क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर फ्रैक्शनल पावर है, और अगर प्रोडक्ट नेगेटिव आ गया किसी कारणवश तो नेगेटिव की फ्रैक्शनल पावर तो रियल बनेगी ही नहीं, फिर वो इमेजिनरी हो जाएगी, और हमारे अभी कॉन्टेक्स्ट से बाहर है वो। मतलब व्हाट वुड बी जीएम ऑफ थ्री नंबर्स, फोर नंबर्स ए बी सी डी वुड बी द फोर्थ रूट ऑफ ए बी सी डी, ये होगा ए बी सी डी पावर 1/4। तो बताओ अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहूं तो व्हाट इज जीएम ऑफ a1 a2 a3 अप टिल an? It would be the nth root of a1 into a2 into a3 up till an। और आपको पता होना चाहिए, इसको स्टाइलिश तरीके से लिख सकते हैं, पाई i इज इक्वल टू 1 से लेकर n ai होल की पावर 1/n। कितने लोग समझ गए ये चीज? पाई का मतलब, सिग्मा का मतलब एडिशन होता है, तो पाई का मतलब प्रोडक्ट होता है। तो इसमें काउंटर क्या है? i की लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो क्या आएगा a1 a2 a3, और क्योंकि पाई है तो उनका क्या आएगा? प्रोडक्ट, और होल की पावर क्या होगी? 1/n। तो इसको हम यहीं रोकते हैं अभी। अभी आपको क्या करना है, जो आपके मॉड्यूल है उससे बेसिक क्वेश्चंस ऑफ जीपी करने हैं। आज जीपी में हमने क्या क्या कर लिया, जीपी क्या होती है उसकी पहचान देख ली, फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन रेशियो क्या होता है, सब कुछ देख लिया। फिर हमने जनरल टर्म का फॉर्मूला देख लिया, सम टिल एन टर्म्स का फॉर्मूला देख लिया, सम टिल इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला देख लिया, कैसे अज्यूम्स करें टर्म्स जीपी में वो देख लिया, और ज्योमेट्रिक मीन का एक इंट्रोडक्शन ले लिया, है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आप लोग अपने मॉड्यूल से प्रैक्टिस करें इसके ऊपर।